नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 10 यानी प्रकाश के बारे में, जिसमें हमने इसका पहला भाग यानी इसका बेसिक हमने पिछले वीडियो में समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारा बेसिक उसके अंदर बताया गया है और अपन इस जो चैप्टर के अंदर स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो यानी आपको पीछे वाली चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। आज अपन बात करेंगे इसके आगे जो टॉपिक है उसके बारे में, यानी हमने पीछे तक बात कर चुके थे। हम यहां पर बात कर रहे थे दर्पण के बारे में। हमने कहा था जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का, एक समतल और एक गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। समतल दर्पण हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, इसके प्रतिबिंब किस तरह के बनते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है उसके अंदर, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज अपन बात करेंगे पूरा गोलीय दर्पण के बारे में, क्या होता है, क्या इसकी परिभाषा है, कितने प्रकार के ये उत्तल और अवतल दर्पण की परिभाषा, और ये सारा अपन डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करें गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं गोलीय दर्पण की परिभाषा। गोलीय दर्पण, देखो गोलीय दर्पण क्या होता है, कोई अलग से बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। देखो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब यहां पर एक शब्द आया है परावर्तक पृष्ठ, तो यहां पर अपन समझ लेते हैं परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। देखो, जैसा कि आपने बताया, इसको चित्र से समझेंगे और परिभाषा से तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अपन घर के अंदर जो कांच लेते हैं, ठीक है, दर्पण जो काम में लेते हैं चेहरा देखने के लिए, उसमें क्या होता है, पीछे की तरफ पॉलिश की होती है। ठीक है, अब वो पॉलिश किया हुआ जो भाग है, यानी गोलीय दर्पण का या एक कांच के गोले का भाग होता है, कांच के गोले का भाग होता है, जिसके एक तरफ क्या की जाती है, एक तरफ पॉलिश की जाती है। किसकी पॉलिश की जाती है, एक तरफ या तो चांदी या एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की पॉलिश की होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ध्यान रखना, इस पॉलिश करने के बाद में इसके ऊपर और क्या कर दिया जाता है, कलर भी कर दिया जाता है। पॉलिश करने के बाद में इसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, रंग कर दिया जाता है, तो वो कहलाता है परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब देखो, ये एक गोला लिया हमने, ठीक है, मान लो ये कांच का गोला है, खोखला गोला। अब हमने क्या किया, इसका इतना इतना भाग काट कर अलग कर लिया, ठीक है, और इसके एक तरफ पॉलिश करनी है, चाहे तो अंदर की तरफ कर दो चाहे बाहर की तरफ। कैसे दिखाएंगे पॉलिश को, पॉलिश को अपन दिखाएंगे इस तरह से, डैश डैश, इसका मतलब है ये बाहर की तरफ डैश डैश, इसका मतलब बाहर की तरफ पॉलिश किया हुआ है। इस भाग को अपन अलग करें तो यहां पर अपन देखेंगे ये कितना सा भाग बन गया और इसके बाहर की तरफ हमने पॉलिश कर दी, ये। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा परावर्तक पृष्ठ। यानी एक कांच का टुकड़ा होता है, ठीक है, जिसकी एक तरफ क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है। और पॉलिश किसकी की जाती है, ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये दिया हुआ है चांदी या फिर एल्यूमिनियम की पॉलिश की जाती है और इसके ऊपर बाद में कलर कर दिया जाता है। आपने कांच का पीछे वाला भाग देखा होगा, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि हल्के या गहरे कलर की, लाल कलर की क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। वो क्या है, चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश करने के बाद में उसके ऊपर कलर किया जाता है। अगर अपन देखते हैं चांदी थोड़ी महंगी होती है तो एल्यूमिनियम की पॉलिश करके उसके ऊपर वो कलर कर दिया जाता है। अगर चांदी की पॉलिश की होती है तो जो प्रतिबिंब उसके अंदर बनता है वो बहुत ही परफेक्ट बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। ठीक है, पूरा एकदम से क्लियर प्रतिबिंब इसके अंदर बनता है।
तो हमने यहां पर देखा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो। यानी हमने समतल दर्पण देखा था, समतल दर्पण हम मान लेते हैं इस तरह से, और ये इस तरफ से पॉलिश की हुई, तो ये एकदम सीधा दर्पण है, तो इसको समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जब इसको इस भाग को, ये भी एक परावर्तक पृष्ठ है, इस भाग को अपन क्या कर देते हैं, गोल कर देते हैं, तो वो कहलाता है गोलीय दर्पण, एक तरफ पॉलिश किया हुआ। अब अपन आगे बात करें जो गोलीय दर्पण प्रकार हैं, जो हमने बात की थी गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार में बात करें तो गोलीय जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला है उत्तल दर्पण और दूसरा इसका प्रकार है अवतल दर्पण। दूसरा प्रकार कौन सा है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो पहला अपन हेडिंग डाल लेते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, यहां पर आप देखेंगे चित्र को, इससे दोनों को समझ लेंगे पहले चित्र से तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक दर्पण हमने ये लिया है, एक टुकड़ा इस तरह से, ठीक है, दूसरा टुकड़ा हमने इस तरह से लिया है। ठीक है, ये दर्पण का भाग है, एक इस तरफ से लिया है, दूसरा इस तरह से। यहां पर अपने को करना क्या है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये किस तरफ से मुड़ा हुआ है। अभी तक अपने को कोई क्लियर नहीं है, जब तक अपन एक तरफ पॉलिश नहीं करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, इसके इस तरफ यानी बाहर की तरफ, ये डैश डैश बनाया मतलब इसके बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ पॉलिश की होती है यानी ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, पॉलिश बाहर है तो मतलब अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, और जब पॉलिश अंदर की तरफ कर देते हैं इसका मतलब ये बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। जो भाग अंदर की तरफ मुड़ा होता है उसको कहते हैं अवतल दर्पण, और जो बाहर की तरफ मुड़ा होता है उसको कहते हैं उत्तल दर्पण, या बाहर की तरफ मुड़ा हुआ या वक्रित, वक्रित मतलब ऐसे गोल घुमा हुआ भाग। ठीक है, तो इसको कहते हैं उत्तल अवतल दर्पण, इसको उत्तल दर्पण। देखो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या हो, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो। प्रवर्तक पृष्ठ क्या हो, बाहर की तरफ। तो लिखेंगे यहां पे इसकी परिभाषा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर या तो मुड़ा हुआ लिख सकते हैं या वक्रित लिख सकते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चित्र आपके सामने है, ये रहा। ये हम इसको नंबर 1 दे देते हैं क्योंकि हमने इसको पहले नंबर परिभाषा लिखी। आप जाएं जिसको लिख सकते हैं पहले नंबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको समझ में आनी चाहिए। देखो ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या हो, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो। देखो अब यहां पॉलिश अंदर की तरफ कही गई है तो ये बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। आपको कैसे देखना है, पॉलिश किस तरफ है, पॉलिश क्या अंदर की तरफ है तो वो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, अगर पॉलिश बाहर की तरफ है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी एक खास बात और लिखनी है परिभाषा के बाद में, क्या यह है प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है। ये प्रकाश किरणों को फैलाता है। फैलाता कैसे है, देखो अगर प्रकाश, ये देखो मान लो एक दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में अगर कोई प्रकाश किरण यहां से आएगी, ये कोई प्रकाश किरण यहां से आएगी या फिर कोई प्रकाश किरण यहां से आ रही है, ठीक है, मान लो कोई प्रकाश किरण है, तो ये यहां से टकराएगी ना तो ये इधर चली जाएगी, ये वापस यहीं से आ जाएगी और ये इधर चली जाएगी। तो इसने क्या कर दिया, प्रकाश को फैला दिया। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ये क्या कर रहा है, प्रकाश किरणों को फैला रहा है। उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो ये थे उत्तल दर्पण की परिभाषा। देखो क्या है, ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या हो, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा हुआ हो या बाहर की ओर वक्रित हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये हमने इसको चित्र से समझा हुआ है, ये देख लो,
और यह प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैला देता है, यानी परावर्तित करता है तो वापस क्या कर देता है, जैसे इसके आगे टकराई ये परावर्तन हुआ और परावर्तन के बाद में इसने क्या कर दिया, प्रकाश किरणों को फैला दिया। ठीक है, अब आप उत्तल के बाद में अवतल की लिखना चाहें तो क्या हो जाएगी परिभाषा, देखो बिल्कुल ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, बस इतना सा, ये देखो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है ना, तो इतनी सी परिभाषा चेंज होगी कि ये अंदर की तरफ वक्रित हो। तो हम इसका दूसरा परिभाषा लिख लेते हैं, दूसरी जो प्रकार है वो लिख लेते हैं। दूसरा प्रकार है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये हमने देख लिया कि अगर वो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर मुड़ा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, जैसे डायग्राम के तौर पे अपन इसको समझे चित्र से, तो चित्र से समझेंगे तो ये क्या हो जाएगा कुछ इस तरह से, और इसके पॉलिश कहां होगी, इसके बाहर की ओर, यानी बाहर की ओर पॉलिश है, इसका मतलब ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। अगर प्रकाश की किरण आएगी तो ये क्या करेगा, जैसे मान लो एक प्रकाश किरण ये आ रही है, दूसरी आ रही है और तीसरी आ रही है, ये आने वाली प्रकाश किरण इधर से दिखाएंगे तीर के निशान से, इसका मतलब प्रकाश किरण इधर आ रही है, ये आएगी इससे टकराएगी और यहां से जाएगी, ये आएगी इससे टकराएगी और यहां से जाएगी, यानी ये क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर रहा है। तो यहां पर हम इसका दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि यह है प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है या इकट्ठा करता है। यह प्रकाश किरणों को क्या करता है, एकत्रित करता है या इकट्ठा करता है। ये कौन सा दर्पण है, ये है अवतल दर्पण। अब आपको पहचान अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, जब अपन आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो बार बार ये नहीं बताया जाएगा कि ये उत्तल है या अवतल है। तो आपको कैसे पहचानना है, अगर इसके पॉलिश बाहर की तरफ हो, पॉलिश बाहर हो मतलब वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। ध्यान रखना है पॉलिश उल्टे साइड होती है, अगर बाहर की तरफ पॉलिश है तो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, और अगर पॉलिश अंदर की तरफ की हुई है, ये अंदर की तरफ की हुई है तो इसका मतलब ये क्या है, ये बाहर की ओर मुड़ा हुआ है। जो बाहर की ओर मुड़ा हुआ होता है वो होता है अवतल, और जो अंदर की ओर मुड़ा होता है वो होता है उत्तल। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है तो आप कैसे याद रखेंगे, यहां आप याद रख सकते हैं ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ए मतलब अवतल, और यहां भी देखो अंदर, तो आपको याद रखना है अवतल से अंदर, अंदर की तरफ वक्रित है, ये याद रखने का तरीका है सिर्फ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ट्रिक से याद रहेगा। ये देखो हमने क्या किया, यहां पर याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई है कि अगर ए आ जाएगा इधर तो इधर भी ये है, क्योंकि बाद में अपने को खुद को ही कंफ्यूजन हो जाता है कि ये उत्तल है या अवतल, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ था या अंदर की तरफ, तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। तो यहां पर हमने देखा है दोनों प्रकार हमने देख लिए दर्पण के, उत्तल और अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल। इसके बाद में अपन यहां पर आगे कुछ चीजें पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। देखो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, इसको अपन एक एक देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। पहले इसको मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूं सारा, फिर अपन इसको क्या करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप इसको पॉइंट वाइज लिखते रहेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये जो पहले आपको परिभाषा लिखने से पहले कुछ चीजें देखते हैं कि ये दर्पण बनता कैसे है। तो देखो दर्पण बना कैसे, देखो हमने कैसे काम में लिया गोलीय दर्पण, तो हमने क्या किया है, एक वर्त लिया है, ठीक है, और इस वर्त का इतना सा भाग हमने काट के अलग कर लिया। इस वर्त का एक केंद्र भी होता है, ठीक है, हमने क्या किया, इसको इतना सा काट के अलग कर लिया। फिर हम जिस तरह पॉलिश करना चाहें फिर अपन इसको बदल सकते हैं। अभी तक इसको कोई सा भी दर्पण नहीं कह सकते। हमने क्या किया, एक गोले का भाग लिया है, जब इसकी पॉलिश कर देंगे
तब हमें पता लगेगा कि ये उत्तल है या अवतल। अगर बाहर की तरफ पॉलिश कर दी तो मतलब ये कौन सा हो गया, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, अंदर मतलब अवतल। अगर इसके अंदर की तरफ पॉलिश कर दी मतलब बाहर मुड़ा हुआ, और बाहर मुड़ा हुआ कौन सा होता है, उत्तल होता है। ठीक है, इसकी कुछ त्रिज्या भी होगी, अगर ये वर्त है तो इसकी त्रिज्या भी होगी, ठीक है, रेडियस भी। ठीक है, यहां पर इससे बना हुआ है। अब अपन इसको एक एक परिभाषा को लिखते जाएंगे। सबसे पहले जो हम परिभाषा लिखेंगे वो लिखेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम सी से लिखेंगे, बड़ा अक्षर है सी। देखो ये बड़ा, अपन जो प्रतिबिंब बनाएंगे तब ये सारे काम आएंगे, तो इसको अच्छी तरह याद रखना है। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र, देखो ये जो दर्पण है, ठीक है, ये जो गोलीय दर्पण है, जिस वर्त का या जिस गोले का भाग होता है, वर्त का नहीं है, जिस गोले का भाग, ये एक पूरा गोला है, जैसे बॉल होती है ना, खोखली बॉल, वैसा बॉल है ये, ध्यान रखना। वर्त नहीं है, ये क्या है, ये एक गोला है। कौन सा? ये खोखला गोला है, ध्यान रखना, बॉल नहीं है। ये खोखला गोला है, ठीक है। अब क्या है कि जिस गोले का ये भाग होता है ना, ये इतना सा स्पष्ट इस गोले का भाग है, तो इस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो पहली परिभाषा क्या हुई? पहली परिभाषा हमारी होगी कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी जो खोखला गोला है, जिस गोले का भाग होता है, सॉरी, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले का कोई केंद्र होगा, और उस केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया? जैसे अगर आप इसमें चित्र अलग से बनाना चाहें तो इसका बना सकते हैं। जैसे हमने एक वर्त बना लिया है, ठीक है, इसका केंद्र हो गया जिसको अपन सी कहेंगे, और इसके इतने से भाग को हमने क्या कर लिया है? दर्पण के रूप में, गोलीय दर्पण के रूप में काम में लिया है। तो इसका जो ये केंद्र है, इसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। यहां पर हम दूसरा परिभाषा लिखेंगे इसकी, और दूसरी परिभाषा क्या है? दूसरी परिभाषा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, जिसको किससे लिखते हैं? आर से लिखा जाता है। जिसको किससे लिखा जाता है? आर। अब यहां पे क्या है? आर क्या होता है? यहां पर इसको चित्र से समझते हैं पहले। तो ये गोला है, ठीक है, इस गोले का एक केंद्र होगा, इसकी त्रिज्या को, इस खोखले गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, ये यहां से हमने इतना सा दर्पण के रूप में लेकर हमने लिया, ये इसकी त्रिज्या को अपन कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और ये इसका केंद्र है सी। यानी परिभाषा क्या बनेगी इसकी? आप बनाएंगे तो देखो, परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, या गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का, यानी खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया? ये देखो, ये जो त्रिज्या है ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तीसरी परिभाषा देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी परिभाषा वो है ध्रुव, जिसको हम लिखते हैं पी से। किससे? पी से। ध्रुव किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। तो ध्रुव जो होता है वो क्या है? यहां पर अपन चित्र बनाए तो इस तरह से मान लो कोई सा भी एक दर्पण बना दिया, चाहे ये बना लो, चाहे उत्तल बना लो, चाहे उत्तल, इसका भी एक केंद्र होगा। देखो यहां से यहां तक इसके बीच में एक पॉइंट लेंगे बिल्कुल,
जितना परावर्तक पृष्ठ है ना उसके एकदम बीच में पॉइंट लेंगे उसको अपन कहते हैं ध्रुव। यानी क्या परिभाषा होगी इसकी ध्रुव की, तो ध्रुव की हो जाएगी परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये, ध्रुव किसे कहते हैं। ये परिभाषा ऐसे ही नहीं लिखाई जा रही आपको, एग्जाम में बकायदा इस परिभाषा को पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ध्रुव किसे कहते हैं, ये इतना सा परावर्तक पृष्ठ है, इसके केंद्र को देखो ध्यान रखना, ये होता है वक्रता केंद्र, जो गोले का केंद्र होता है, पूरे गोले का केंद्र, और जो ध्रुव होता है वो परावर्तक पृष्ठ का केंद्र होता है। ये परावर्तक पृष्ठ के एकदम बीच का पॉइंट है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट परिभाषा की तरफ। अगली जो परिभाषा है वो है 4 नंबर परिभाषा, जो है मुख्य अक्ष, जिसको अपन XY प्लेन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, देखो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, कोई सा भी एक हमने ले लिया है दर्पण, उत्तल हो सकता है अवतल हो सकता है। यहां पर इसका क्या है, यहां इस गोले का R है, सॉरी C है, वक्रता केंद्र है, और ये है ध्रुव P। ये क्या है P। तो हम क्या करेंगे, एक काल्पनिक रेखा मानेंगे, सीधी रेखा, जो कहां से जाए, जो C से और P से। ठीक है, हमने एक काल्पनिक रेखा खींची है जो C और P से जाए। उसी रेखा को हम क्या कहते हैं, उसी रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। यानी परिभाषा क्या होगी इसकी, परिभाषा लिखेंगे तो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी C तथा ध्रुव यानी P से खींची गई काल्पनिक सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी ध्रुव P और इसका सेंटर जो है C, ये ध्रुव P हो गया और ये सेंटर यानी इसका केंद्र हो गया। P तथा C से खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। चलते हैं नेक्स्ट परिभाषा की तरफ। ये जो अब परिभाषा पढ़ेंगे दो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, बहुत सबसे ज्यादा एग्जाम में ये पूछी जाती है। सबसे पहले है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को लिखते हैं F से। यहां पर पहले चित्र बनाएंगे फिर इसको समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर आपने इस परिभाषा को समझ लिया तो आगे आप जब प्रतिबिंब बनाएंगे अपन एक एक उत्तल दर्पण के और अवतल दर्पण के, तो आपको जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले इसको चित्र से समझते हैं। देखो हमने यहां पर चित्र बनाया है, पहला कौन सा है, ये हमने इसके बाहर की तरफ पॉलिश कर दी, और बाहर की तरफ पॉलिश करते का मतलब ये कौन सा हो गया, ये हो गया अवतल, क्योंकि अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। कौन सा हो गया, अवतल। अब यहां पर देखो होगा क्या, ये जो पॉइंट है वो है P। यहां पर देखो ध्यान से समझेंगे, अगर मान लो प्रकाश किरण ये यहां से आ रही है, ये यहां से आ रही है, और ये इसका मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष। तो यहां पर ये तो हो गया C, वक्रता केंद्र। ठीक है, यहां पर ये प्रकाश किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, और भी बहुत सारी आ रही है। तो ये प्रकाश किरण इससे टकराने के बाद एक बिंदु से जाएगी, ये यहां से गई, ये भी एक बिंदु से जाएगी। तो ये आपस में क्या करेगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। उसी बिंदु को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं मुख्य फोकस। अगर इसी चित्र को अपन बनाते हैं अवतल के लिए, ध्यान से देखिएगा अवतल वाला। अब ये क्या है, ये इसका है P। यहां से हमने क्या किया है,
ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है, इसका भी अपन मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, ये मान लो इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। और ये क्या है, ये यहां पर एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, क्या चीज ध्यान से देखेंगे कि इसका ये बता सकते हैं वक्रता केंद्र किधर होगा। इसका तो वक्रता केंद्र इधर है, ये रस्सी, इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, क्योंकि केंद्र तो इधर बनेगा ना, पूरा गोला किधर बनेगा, इस साइड में। तो इसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा आगे और बढ़ा दिया यहां तक, और ये लिख दिया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया सी। प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक है, ये प्रकाश किरण आ रही है, आने के बाद में एक ये आ रही है, दूसरी आ रही है, ठीक है। प्रकाश किरण इसे टकराएगी, अब ये दर्पण है, इसके अंदर तो जाएगी नहीं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये टकराने के बाद में इस तरह से इधर चली जाएगी और ये भी इधर चली जाएगी। लेकिन इसको अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, क्या होगी, बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। देखो किस तरह से ये प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, ये इस तरह से मिलती हुई प्रतीत होती है, ये, ठीक है। तो ये जो बिंदु है ये कहलाएगा मुख्य फोकस। जहां पर यहां पर देखो मिल नहीं रही है, सिर्फ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, सिर्फ मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो देखो परिभाषा क्या हो जाएगी मुख्य फोकस की, तो लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, यहां पर आपको कभी कभी उत्तल और अवतल की अलग अलग पूछ लेता है परिभाषा, कैसे, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी या अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो हमने क्या लिखा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें, आपतित प्रकाश की किरणें, जो प्रकाश किरणें आ रही है वो आपतित प्रकाश की किरणें, यहां से टकराई तो इसका हो गया परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, यहां पर इंपॉर्टेंट है ये, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, सबसे ज्यादा बार यही पूछी जाती है। क्या परिभाषा है, देखो यहां से समझते हैं, वापस से चित्र से देखो, ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर दोनों किरणें आ रही है, जितनी भी आएगी सारी समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, यहां पर तो देखो अपने को मिलती हुई दिखाई दे रही है कि यहां से टकराएगी और फिर यहां से आएगी, लेकिन यहां पर सिर्फ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, जाएगी नहीं, जाएगी तो इधर से अगर पीछे की तरफ अपन बढ़ाएंगे ना तो ये सिर्फ हमको प्रतीत हो रही है, डैश डैश इसी में लगाया है ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो आपको इस लाइन को अच्छी तरह ध्यान रखना है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसको, कि जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ये आप अच्छी तरह ध्यान रखेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको अलग अलग पूछ ले, तो आपसे पूछ ले उत्तल दर्पण की परिभाषा लिखो, अवतल दर्पण की परिभाषा, तो क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, देखो अवतल के अंदर तो मिल रही है, हमने दिख रही है मिलती हुई, तो हम क्या कहेंगे, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। यही आपसे उत्तल दर्पण के लिए पूछ ले, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का परिभाषा लिखिए, तो लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस। और इसको किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, एफ से। नेक्स्ट परिभाषा की तरफ चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये अपनी 6, ये है फोकस दूरी।
फोकस दूरी जिसको लिखते हैं एफ, सॉरी स्मॉल एफ से। ध्यान रखना है, यहां भी कंफ्यूजन हो सकता है। फोकस दूरी को बड़े एफ से लिखा जाता है, कैपिटल एफ से, लेकिन यहां स्मॉल एफ से। ये सिंपल सा है। देखो ये जो हमारा एफ है, ये एफ और पी, सिंपल सी परिभाषा है। ध्रुव तथा ध्रुव यानी पी, क्या परिभाषा हो जाएगी? ध्रुव यानी पी तथा मुख्य फोकस यानी एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखो ये जो मुख्य फोकस एफ है और ये पी है, यानी एफ और पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ये जो इतनी दूरी है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फोकस दूरी। तो यही लिखा है हमने, ध्रुव यानी पी तथा मुख्य फोकस यानी एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। यानी मुख्य फोकस और किसके बीच में? ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसको कहते हैं फोकस दूरी। यहां पर एक बहुत अच्छी तरह से आप नोट लिखेंगे। नोट क्या लिखना है? नोट ये लिखना है कि इसकी जो त्रिज्या होती है उसको लिखते हैं आर से और फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं। तो ये जो त्रिज्या है आर, वो हमेशा फोकस दूरी की दुगनी होती है। जितनी भी फोकस दूरी है उसका दुगना करोगे तो आर आ जाएगा। या फिर आपको त्रिज्या दे रखी है, यहां पर आप लाइन लिखेंगे, यहां पर आपको लाइन लिखना है कि फोकस दूरी का दुगना, यानी त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी की दुगनी होती है। चाहे तो आप लिख सकते हैं यहां पे इसी नोट्स में, या नोट में ही लिखना है आपको, यहां लिख लेते हैं वक्रता त्रिज्या यानी आर फोकस दूरी की दुगनी होती है। अब देखो यहां लिखेंगे आर एफ, ये दुगनी है तो इधर दो की तरफ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी आपको कहीं पर भी त्रिज्या दे देना, एग्जांपल के तौर पे आपको त्रिज्या दे रखा है, आर का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो इसका एफ का मान कितना हो जाएगा? इसका आधा कर दो 5 सेंटीमीटर। क्या कर दो? आधा कर दो 5 सेंटीमीटर। या फिर आपको कहीं पे एफ का मान दे रखा है, वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो आपको आर निकालने का कहे तो आर इससे दुगना कर दो, 10 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज अच्छी तरह याद रखना। दर्पण के अंदर, दोनों दर्पण के अंदर याद रखना है कि दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। चलते हैं अपनी अगली अंतिम परिभाषा की तरफ, और अंतिम परिभाषा है द्वारक, जिसको अपन MN से लिखते हैं। ठीक है, देखो द्वारक क्या होता है। ये जो हमने दर्पण लिया है, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है, उत्तल या अवतल, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे इस दर्पण को, तो एक आपको दर्पण नजर आएगा, यहां से सामने से देखेंगे तो यहां पर क्या एक नजर आएगा? वर्त नजर आएगा। क्या नजर आएगा? वर्त। किस तरह से? इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। यानी ये प्याले जैसा वर्त कैसा बनेगा? एकदम प्याले जैसा। और उस प्याले के ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक गोला दिखाई देगा। प्याले का ऊपर वाला भाग क्या दिखाई देता है? एक वर्त दिखाई देता है। ये क्या है? एक वर्त है। ठीक है, इस वर्त के व्यास को, यानी ये जो दूरी होगी, इसका एक व्यास बनेगा बिल्कुल केंद्र से जाते हुए। इसको ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसे नजर आएगा, और ये इसका व्यास। इसको व्यास को चाहे ऐसे खींच लो चाहे ऐसे खींच लो। ठीक है, तो यहां पर परिभाषा क्या हो जाएगी द्वारक की? द्वारक की परिभाषा लिखते हैं परावर्तक पृष्ठ के व्यास को द्वारक कहते हैं।
परावर्तक पृष्ठ है ये, इसका ये जो है ना ये वाला भाग, ये इसका व्यास है, ध्यान रखना। और इसी को ही अपन क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। इसको लिखते किससे हैं, यहाँ m लिखेंगे और यहाँ n लिखेंगे, mn से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये था अपनी महत्वपूर्ण 7 परिभाषाएं। उम्मीद है आपको सातों परिभाषाएं अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देख लेते हैं एक बार दोबारा से पूरा जो आज का टॉपिक है उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या देखा है, उसको देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने देखा था आज गोलीय दर्पण। पिछली क्लास में बात कर चुके थे, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, मुड़ा हुआ हो या वक्रित हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, वक्रित हो, मुड़ा हुआ हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोले का वह भाग जिसके एक तरफ क्या की जाती है, चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश कर दी जाती है, उस भाग को क्या कहते हैं। जैसे ये वाला भाग है परावर्तक पृष्ठ, ये इतना समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। ये गोला होता है, उसका इतना सा भाग ले लेते हैं तो ये परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, जब इसके पॉलिश कर देते हैं उसके बाद। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं इसके बाद आगे नेक्स्ट प्रकार। दोनों उत्तल दर्पण के कितने प्रकार हैं, उत्तल दर्पण जो होता है वो 2 प्रकार का सॉरी गोलीय दर्पण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसको चित्र से समझते हैं। देखो ये रहा चित्र, ये है उत्तल का। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, बाहर की ओर वक्रित हो, बाहर की ओर मुड़ा हुआ हो, उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो, ठीक है। ये अंदर और बाहर कैसे देखेंगे, पॉलिश से निर्धारित करेंगे, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है वो कहलाता है उत्तल दर्पण, ठीक है। पहले हमने अवतल दर्पण की परिभाषा लिखनी है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका चित्र ये रहा और ये इसका भी चित्र रहा। ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा है अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर की ओर वक्रित हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, सॉरी। अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है तो अवतल दर्पण। यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है। याद कैसे रखना है, अवतल और ये अंदर, ये ए है, इससे ए को याद रखना है। ये देखो प्रकाश किरणों को क्या करता है, इस बिंदु पर इकट्ठा कर रहा है। क्या कर रहा है, एकत्रित कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में देखो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो हमने देखा है कि गोलीय दर्पण बना कैसे। ये एक खोखला गोला होता है जिसके एक भाग को काटकर, प्याले जैसा भाग काटकर अपन बाहर ले लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। इसकी कुछ परिभाषा है। सबसे पहले वक्रता केंद्र। तो ये जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र, और जिसको सी से लिखा जाता है। किससे, सी से लिखा जाता है, ठीक है। ये हमने यहां पर बनाया। दूसरा देखो वक्रता त्रिज्या। तो ये जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं, उस गोले की त्रिज्या को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तीसरा लिखा ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हमने बात की मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव से खींची गई सरल रेखा, काल्पनिक सरल रेखा। ऐसा अपन मानते हैं, वास्तव में ऐसी कोई रेखा नहीं होती है, लेकिन हमने माना है, इसलिए हमने लिखा भी है कि ये काल्पनिक सरल रेखा है। इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, जो कहां से जा रही है, सी यानी वक्रता केंद्र, पी यानी ध्रुव से। अगला है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, ये इसमें मिलती है और इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। किससे लिखा जाता है, कैपिटल एफ से लिखा जाता है। और अगली परिभाषा है फोकस दूरी। ये भी महत्वपूर्ण है, सिंपल सी है ये तो। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव तथा मुख्य फोकस, ये ध्रुव हो गया P और मुख्य फोकस F। ये देखो P और ये F, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, जिसको स्मॉल f से लिखा जाता है। इसका नोट अच्छी तरह याद रखना है कि वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी की दुगनी होती है। लास्ट परिभाषा है द्वारक। द्वारक क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ये थी इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो इसका भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो आज की वीडियो में हमने बात की गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, उसके प्रकार क्या हैं और महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अपन एक एक दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।